हाय दोस्तों, मैं हूं आदि और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे 2024 में रिलीज होने वाली मूवी आदू जीवितम यानी द गॉड लाइफ की, जो एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और ये एक ऑलमोस्ट 3 घंटे की लंबी मूवी है। बट आई मस्ट से कि ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मूवी ट्रू लाइफ इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसमें केरला के नजीब मोहम्मद की स्टोरी को बताया जाता है, जो कि 90s में जॉब के लिए सऊदी अरब जाते हैं। एनीवेज, इंट्रो को लंबा नहीं करते, बाकी की बातें और डिटेल्स वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जानवरों के लिए रखे गए पानी से खुद पानी पीने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद अगले सीन में हम सऊदी अरब के एयरपोर्ट में नजीब मोहम्मद और हकीम को देखते हैं, जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं और दोनों ही बेहतर नौकरी के लिए इंडिया में केरला से अभी सऊदी अरब पहुंचे होते हैं। यहाँ वो पासपोर्ट कंट्रोल सेक्शन में अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने के बाद बाहर लॉबी में आते हैं, जहाँ कोई उनसे पूछता है कि वो कौन सी फ्लाइट से आए हैं, पर वो उसकी बात समझ नहीं पाते। फिर हमें ये भी पता चलता है कि वो जिस कंपनी में काम के लिए आए हैं वहां से कोई उन्हें लेने ही नहीं आया। यहाँ प्रॉब्लम ये भी थी कि हकीम और नजीब सिर्फ मलयालम ही बोल पाते थे, जहाँ हकीम कुछ टूटी पोटी हिंदी बोलने की कोशिश करता था, मगर यहाँ सऊदी अरब में किसी से भी कुछ पूछने के लिए या तो अरबी या फिर इंग्लिश आना लाजमी है और ये दोनों ही उन्हें नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनकी बात समझ पाता है। वो नजीब से उसकी कंपनी के नंबर लेता है और कॉल करने की कोशिश करता है। यहाँ वो ये भी बताता है कि आज फ्राइडे होने की वजह से ऑफिस की छुट्टी होगी, तो शायद वो कॉल ना उठाएं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब कंपनी से कॉन्टेक्ट ना होने के बाद नजीब और हकीम एयरपोर्ट के बाहर आकर वेट करने लगते हैं और कहते हैं कि उनके साथ आए हुए सारे लोग तो चले गए हैं, पर उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। उन्हें यहाँ इंतजार करते हुए काफी रात हो जाती है, मगर तभी वहाँ एक शेख आता है जो नजीब और हकीम से उनका पासपोर्ट लेता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर हकीम काफी खुश होता है कि उनका कफील उन्हें लेने आया है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी में आगे सीट खाली होने के बाद भी वो कफील दोनों को पीछे अपने सामान के साथ बैठने को कहता है, जिस पर दोनों काफी परेशान होते हैं क्योंकि बाकी कंपनी के लोगों को तो AC वाली बसों में लेके जाया गया था। अब नजीब और हकीम गाड़ी में पीछे बैठ जाते हैं और कफील वहां से उन्हें जल्दी ले जाता है। रास्ते में नजीब और हकीम शहर के नजारे लेते हैं। अब काफी देर चलने के बाद कफील उन्हें रेगिस्तान में बहुत दूर कहीं ले आता है, जहां वो एक आदमी अबू खालिद से मिलते हैं। यहाँ कफील हकीम का सामान गाड़ी से नीचे फेंकता है और हकीम को गाड़ी से नीचे उतार कर उस आदमी के हवाले करता है। नजीब और हकीम दोनों उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो एक ही कंपनी के वीजा पर आए हैं और एक ही साथ रहेंगे, जिस पर कफील उनकी एक नहीं सुनता और हकीम को वहीं अबू खालिद के पास छोड़कर नजीब को मारते हुए अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ नजीब और हकीम को इतना तो समझ आ गया था कि दोनों काफी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी थी। यहाँ कफील या तो उन्हें दूसरे बधुओं या शेखों को बेच रहा था या ये सब उसी के आदमी थे। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी में काफी दूर जाने के बाद कफील नजीब को भी एक और आदमी जासिर के पास छोड़ देता है। अब नजीब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब में आने के बाद से वो अपनी फैमिली से राब्ता भी नहीं कर पा रहा। हकीम भी इससे अलग हो गया और अब यहाँ कोई उसकी बात समझने वाला भी नहीं था। यहाँ नजीब एक बूढ़े आदमी को भी देखता है जो कि कुछ कुछ उसकी जुबान समझ पाता है और नजीब उससे पानी का पूछता है। अब यहाँ काफी ठंड होने की वजह से और तेज हवा चलने की वजह से नजीब जासिर के टेंट में चला जाता है और वहाँ सो जाता है। इसके बाद सीन पास में शिफ्ट होता है, जहाँ हम नजीब को उसके गाँव में देखते हैं। यहाँ वो नदी से रेत निकालने का काम करता है। नजीब को यहाँ उसके साथी संतोष के साले के बारे में पता चलता है, जो कि सऊदी अरब में ही काम करता था, और यहाँ वो वीजे की बात करते हैं, जिसके लिए संतोष नजीब को कहता है कि अगर उसने भी जाना है तो उसे 30,000 रुपए जमा करने होंगे। अब नजीब के पास देने को 30,000 रुपए तो नहीं, लेकिन वो चाहता था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करे, वो भी गल्फ कंट्री जाए, अच्छे पैसे कमाए और उसके घर के हालात भी ठीक हों, जिसकी वजह से नजीब अपनी वाइफ के जेवर गिरवी रखवा कर संतोष के साले को पैसे देता है, जिससे वो नजीब के पासपोर्ट और नौकरी के वीजे का काम शुरू करे। अब आगे हम नजीब की माँ और उसकी वाइफ साइनू को देखते हैं, जहाँ हमें ये पता चलता है कि साइनू प्रेग्नेंट है। यहाँ वो नजीब के जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और उसके लिए अचार बना रहे होते हैं। हम यहाँ नजीब और साइनू में काफी प्यार देखते हैं। अब नजीब ये सब सोच ही रहा होता है कि प्रेजेंट टाइम में अचानक से जासिर यानी नजीब का कफील उसे लात मारकर उठाता है और टेंट से बाहर जाकर सोने को कहता है, जिसके बाद नजीब एक पुरानी खराब गाड़ी में सो जाता है और सुबह उठने पर उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जिससे वो रात को मिला था। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने और उनका दूध निकालने का काम करता है। नजीब उस आदमी से नाम पूछने की कोशिश करता है, मगर वो इतना अरसा यहाँ रह चुका होता है कि अब उसे अपना नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं। फिर वो बूढ़ा आदमी नजीब को दूध देता है और कफील को देकर आने का कहता है, मगर नजीब उसकी बात समझ नहीं पाता और खुद ही दूध पीने लगता है, जिस पर वो बूढ़ा आदमी नजीब को डांटता है और दूध कफील को देकर आने को कहता है। नजीब अब कफील यानी जासिर को दूध देने उसके टेंट में जाता है, जहाँ वो अरबी में नजीब को उस बूढ़े आदमी से
काम सीखने को कहता है। नजीब उस समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ कंपनी के काम से आया है और गलती से यहाँ पहुंच गया है, लेकिन जासिर नजीब की एक बात नहीं सुनता और उसे टेंट से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद वहाँ नजीब का पहला कफील भी आ जाता है, जहाँ नजीब उसे भी समझाने की कोशिश करता है, मगर वो नजीब की कोई बात नहीं सुनते और नजीब के कागज भी फाड़ देते हैं। उनका मानना था कि नजीब यहाँ नया है और कुछ ही दिनों में माहौल के साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। नजीब इस सब की वजह से काफी परेशान होता है। जहाँ कफील कोयले पर मोटी मोटी रोटी बना रहा होता है, वो नजीब को भी रोटी खाने के लिए कहते हैं और रोटी के साथ पानी देते हैं, जहाँ नजीब पानी में रोटी डुबो कर खाता है। ये सब नजीब के लिए बिल्कुल नया और काफी मुश्किल था और वो वहाँ से जाना चाहता था, जिसके लिए वो बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे रोड के बारे में पूछता है। जहाँ ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है कि रोड तो वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर है। अब रात को नजीब अकेले बैठे अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है। जहाँ सीन पास में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साइनू और नजीब एक दूसरे से अपने होने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो दोनों अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोच लेते हैं कि अगर बेटा हुआ तो नबील और बेटी हुई तो सफिया नाम रखेंगे। जिसके बाद हम नजीब और उसकी फैमिली को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी फैमिली से मिलने के बाद हकीम के साथ एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं और फिर वहां से सऊदी अरब आ जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां अगले दिन सुबह नजीब पानी लेकर फ्रेश हो रहा होता है, मगर अचानक से कफील आकर उसे लात मारता है और पानी छीन कर ले जाता है, ये कहते हुए कि पानी बहुत कीमती है और वो पानी पैसे से खरीदते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी नजीब को यही कहता है और पानी की जगह रेत इस्तेमाल करने को कहता है। कुछ देर बाद वहाँ एक पानी भरने वाला टैंकर आता है, जहाँ नजीब उसके ड्राइवर से हेल्प मांगने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर कफील आकर नजीब को हेल्प मांगने पर मारने लगता है। नजीब कफील को रोकता है और कफील को ये बात बुरी लगती है, जिस पर वो राइफल ले आता है और नजीब के सर पर मारता है, जिससे नजीब को काफी चोट लग जाती है। वो नजीब को गोली मारने ही वाला था कि तभी पानी वाली टैंकी भरने लगती है और पानी जाया होने लगता है, जिससे कफील का ध्यान बढ़ जाता है। अब रेत में बहते हुए पानी को देखकर नजीब अपने गाँव के बारे में सोचने लगता है। जहाँ सीन पास में शिफ्ट होता है और हम नजीब और साइनू को गाँव की नदी में नहाते देखते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों काफी खुश होते हैं। अब नजीब के लिए ये सब किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था कि केरला, जहां एवरेज टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पानी की भी कोई कमी नहीं होती, वहां वो सऊदी अरब के रेगिस्तान में जहां एवरेज टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास होता है और वो रोज पानी की एक एक बूंद को तरसता है। खैर, अब अगले दिन हम देखते हैं कि जासिर यानी उसका कफील नजीब को नींद से उठाता है और उसे बकरी का दूध निकालने को कहता है। नजीब काफी हैरान होता है क्योंकि ये काम तो उस बूढ़े आदमी का था, मगर वो आज कहीं नजर नहीं आ रहा था और कफील से पूछने पर उसे कोई जवाब भी नहीं मिलता। नजीब को दूध निकालना नहीं आता और कोशिश करने पर बकरी उसे लात मार देती है। तब कफील खुद उसे दूध निकालना सिखाता है और बाद में उसे भेड़ बकरियों को चराने के लिए भी भेज देता है। जिसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं और हम नजीब को भेड़ बकरियां चराते देखते हैं, जो कि अब उसका रोज का काम होता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी उस दिन के बाद से गायब हो गया और कहीं नजर नहीं आया। एक दिन नजीब गाड़ी के शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसकी दाढ़ी काफी बड़ी होती है और उसकी हालत भी काफी खराब होती है। अब नजीब को यह भी याद नहीं कि उसे वहाँ कितना टाइम हो चुका है और कितना टाइम और रहना पड़ेगा। ये सब सोचकर नजीब बहुत परेशान होता है, रोने लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद वो एक ऊंची सी जगह पर चढ़कर वहाँ से कूदकर मरने का सोचता है, लेकिन वहाँ से उसकी नजर नीचे पड़ती है, जहाँ पर कुछ गिद्ध किसी चीज को नोच नोच कर खा रहे होते हैं। नजीब जब नीचे देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक लाश है। उसके चेहरे से रेत हटाने के बाद पता चलता है कि ये लाश उसी बूढ़े आदमी की थी जो नजीब से पहले बकरियां चराता था और काफी टाइम से गायब था। अब ये बूढ़ा आदमी आखिरी बार रात को नजीब से मिला था और सुबह होने पर गायब था, तो कुछ कह नहीं सकते कि वो बूढ़ा आदमी रात को खुद कहीं निकल गया या शायद कफील ने उसे मारकर यहाँ फेंक दिया होगा। नजीब उस बूढ़े आदमी की लाश को देखकर अपने बारे में भी कुछ ऐसा ही सोचता है कि शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तभी अचानक से गिद्ध उस पर हमला कर देते हैं और नजीब को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। नजीब वापस आकर उस अचार की बोतल को सूंघता है जो कि आते टाइम उसकी फैमिली ने उसके लिए बना कर दिया था। तब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि कुछ भी करके वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा। और अगले दिन नजीब भेड़ बकरियों को चराने के बहाने काफी दूर निकल जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी कफील दूरबीन से उसे देख लेता है और अपने ऊंट पर बैठकर उसका पीछा करता है और गोली चलाते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। अब नजीब रेगिस्तान में ऊंट से कहां भाग सकता था, तो वो थक कर गिर जाता है, जहां पर कफील उसे काफी मारता है और राइफल से उसकी टांग भी तोड़ देता है। फिर वो उसे वापस लाकर बकरियों के साथ बांध देता है। अब नजीब काफी जख्मी था और तकलीफ में था और पीने का पानी ना होने की वजह से वो जानवरों के लिए रखे गए पानी
पानी से ही पीने लगता है। और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अगले सीन में हम फिर नजीब को देखते हैं जहाँ उसकी दाढ़ी और भी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और अब शायद वो हार मानकर यहाँ एडजस्ट भी हो चुका है। अब भेड़ बकरियां चराते हुए अचानक से बारिश होने लगती है और बर्फ गिरने लगती है, जो कि यहाँ बहुत ही कम होता है और शायद नजीब ने इससे पहले कभी ऐसा देखा भी नहीं होगा। बारिश से बचने के लिए वो भेड़ बकरियों को लेकर एक पहाड़ के नीचे छुप जाता है। यहाँ नजीब को पहाड़ की दूसरी तरफ से कुछ गाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है तो वहाँ उसे एक आदमी नजर आता है। पूछने पर पता चलता है कि वो हकीम है, वही लड़का जो नजीब के साथ सऊदी अरब से आया था। यहाँ हकीम की हालत भी काफी खराब होती है, जहाँ वो भी एक कफील का गुलाम होता है और भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। दोनों एक दूसरे को काफी टाइम बाद मिल रहे होते हैं और गले रखकर बहुत ज्यादा रोते हैं। वो नजीब को यहाँ से भागने की सलाह भी देता है। हकीम बताता है कि वो यहाँ कुछ दिन पहले ही आया है और इससे पहले काफी और जगहों पर काम कर चुका है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करना चाहते हैं, मगर अचानक से हकीम का कफील वहाँ पर आकर औरन बजाता है और हकीम को वहाँ से जाना पड़ता है। अब जहाँ नजीब हकीम से इतने टाइम बाद मिलने पर काफी खुश होता है, वहीं वो उसकी हालत देखकर परेशान भी होता है, मगर कहीं न कहीं हकीम की बातों से वो फिर से यहाँ भागने के बारे में सोचता है। अब कुछ और टाइम गुजरता है और नजीब को अचानक से हकीम नजर आता है, जो कि उसे एक लेटर देता है। नजीब लेटर से ये जान पाता है कि उस दिन वापस जाने पर हकीम को उसके कफील ने बहुत ज्यादा मारा था। हकीम उसे बताता है कि उसके पास एक अफ्रीकी आदमी है जो कि यहाँ काफी टाइम से काम कर रहा है और वो यहाँ के रास्ते अच्छे से जानता है, वो उनकी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है। ये सब जानने के बाद हम नजीब की खुशी को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। अगले दिन हकीम गाना गाकर नजीब को बुलाता है, जहाँ पर हकीम आज अपने साथ इब्राहिम कादरी नाम के एक आदमी को भी लेकर आया था, जिसके बारे में उसने लेटर में बताया था। यहाँ इब्राहिम और हकीम बताते हैं कि कुछ ही दिन में बड़े कफील की बेटी की शादी है, जिसमें सारे कफील जाएंगे और पीछे उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं होगा। जिसके बाद नजीब और हकीम इब्राहिम के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद कफील शादी की दावत पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनके वहाँ से जाने के बाद सबसे पहले नजीब बहुत सारे पानी से नहाता है और इतने टाइम बाद वो नहाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि इससे पहले नहाना तो दूर, वो पीने के पानी को तरस जाता था। नहाने के बाद नजीब अपने बैग से पहनने के लिए नए कपड़े निकालता है, जो कि उसने इसलिए संभाल के रखे थे कि जब वो छुट्टियों पर वापस घर जाएगा तब ये कपड़े पहनेगा। यहाँ हम देखते हैं कि नजीब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था और अब उसे अपनी पैंट भी काफी खुली थी, जिसे वो रस्सी से बांधता है। नजीब जाने से पहले सभी जानवरों को खाना देता है और कहता है कि तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मेरे जैसा कोई और आ जाएगा, जिसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब शायद कभी खत्म ना हो और कोई ना कोई इस कफील सिस्टम का शिकार बनता रहेगा। जिसके बाद नजीब अपना सामान लेकर वहाँ से हकीम और इब्राहिम के साथ निकल जाता है। वो तीनों आज बहुत ही ज्यादा खुश थे। अब यहाँ इनको चलते चलते रात हो जाती है और बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है। तब इब्राहिम दोनों को वहीं रुकने का कहता है और पास ही एक टेंट से पानी चुराने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ के लोगों की नजर उस पर पड़ जाती है और वो इब्राहिम पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन जैसे तैसे इब्राहिम अपनी जान बचाकर हकीम और नजीब के साथ वहाँ से भाग जाता है। वो तीनों एक जगह पर लेटकर सो जाते हैं और अगले दिन उठने पर देखते हैं कि उनके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है, दूर दूर तक रोड का कोई नामो निशान नहीं है। तब उन्हें पता चलता है कि रात को भागते भागते वो रास्ता भटक गए हैं और अब तो इब्राहिम को भी नहीं पता कि किस तरफ जाना है, वो भी सिर्फ सूरज को ही फॉलो कर रहा है। हकीम और नजीब की हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और उन्हें अपने सामने ढेर सारा पानी दिखाई देता है, जो कि असल में एक मिराज था जो अक्सर रेगिस्तान और गर्म जगह पर दिखाई देता है। यहाँ पर दोनों खुशी से उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। वहाँ पहुँचने पर पानी तो नहीं होता, मगर हकीम को मरा हुआ ऊंट नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहाँ से वापस भाग जाता है। अब आगे चलते हुए जब वो तीनों नमाज पढ़ने लगते हैं, तभी अचानक से जमीन से काफी सारे जहरीले सांप निकलते हैं। इब्राहिम जल्दी से हकीम को उठाकर वहाँ से दूर ले जाता है, पर नजीब वहीं पर फंस गया होता है, जिस पर इब्राहिम उसे वहीं पर खड़ा रहने को कहता है और हिलने से मना करता है। नजीब डर के मारे गिर जाता है, मगर किस्मत से वो बच जाता है और सारे सांप वहाँ से चले जाते हैं। अब इन तीनों को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे, मगर अब भी दूर दूर तक कोई रोड का नामो निशान नहीं था। रेगिस्तान में नंगे पांव चलने की वजह से नजीब के पैर में काफी ज्यादा छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाता। यहाँ पर इब्राहिम अपनी जैकेट को फाड़कर उसके पैरों में बांधता है और फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब काफी चलने के बाद हम देखते हैं कि प्यास की वजह से हकीम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और वो बिल्कुल मायूस होकर कहता है कि यहाँ भटकने से अच्छा था कि वो कफील के पास ही रहता, कम से कम पीने को पानी तो मिल जाता। खैर जैसे तैसे करके तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ सारे रास्ते इब्राहिम, नजीब और हकीम की बहुत ज्यादा मदद करता है। जहाँ इब्राहिम
इब्राहिम कभी उन्हें कंधे पर उठाता है, कभी उन पर अपनी कमीज से साया करता है, यहाँ तक कि प्यास लगने पर हकीम को अपना पसीना भी पिलाता है। वो तीनों रात को एक जगह आराम करते हैं, जहाँ सुबह उठने पर एक बार फिर से हकीम को मिराज दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसके सामने रोड आ गया है और वो पागलों की तरह भागने लगता है, जहाँ वो भागते भागते गिर जाता है और उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो जाती है कि वो अचानक से रेत खाने लग जाता है। और जब इब्राहिम और नजीब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन दोनों को मारने तक की कोशिश करता है। अब अचानक से ही रेत खाने की वजह से हकीम को खून की उल्टी होती है, जिसकी वजह से उसकी वही मौत हो जाती है, जिसको देखकर नजीब की हालत और भी खराब हो जाती है और वो पूरी तरह टूट जाता है। तभी इब्राहिम देखता है कि वहाँ रेत का तूफान आ चुका है और वो नजीब को अपने साथ भगाने की कोशिश करता है और वो तूफान में फंस जाते हैं। अब किस्मत से वो दोनों तूफान से बच तो गए थे, लेकिन क्योंकि तूफान की वजह से हजारों टन रेत यहाँ से वहाँ चली जाती है और अब हकीम की बॉडी भी इसी रेत के नीचे कहीं दब कर रह गई थी। अब हकीम की बॉडी को ढूंढना इम्पॉसिबल था, जिस पर नजीब बहुत ज्यादा रोता है और इब्राहिम उसे वहाँ से अपने साथ लेकर चला जाता है। अब काफी चलने के बाद इब्राहिम की हालत भी बिगड़ने लगती है और नजीब का पूरा पैर छालों से काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिस पर इब्राहिम अपने जूते नजीब को पहनाता है। तभी अचानक से इब्राहिम की नजर वहाँ एक छिपकली पर पड़ जाती है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि आसपास जरूर पानी होगा और थोड़ा ढूंढने के बाद इब्राहिम को वहाँ बहुत सारा पानी और दरख्त नजर आते हैं, जिसको देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो दोनों पानी की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ इब्राहिम नजीब को इतने दिन प्यासा रहने के बाद अचानक से पानी पीने से रोकता है, जिसकी वजह से उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि वाटर इंटॉक्सिकेशन या फिर उसकी जान भी जा सकती है। इब्राहिम आहिस्ता आहिस्ता नजीब को पानी पिलाने लगता है, जिसके बाद वो दोनों जी भर कर पानी पीते हैं। इब्राहिम को वहाँ एक बोतल मिलती है जिसमें वो पानी भर लेता है। रात को वहाँ आराम करने के बाद दोनों फिर से सुबह अपने सफर पर निकलते हैं। काफी आगे जाने पर उन्हें दूर दूर तक कोई रोड नजर नहीं आती, बस हर तरफ रेत ही रेत नजर आती है, जिस पर दोनों की हिम्मत जवाब दे जाती है। इब्राहिम और नजीब रात को एक जगह आराम करते हैं और जब अगले दिन नजीब की आंख खुलती है तब तक इब्राहिम वहाँ से अकेले कहीं निकल गया होता है। पर जाने से पहले इब्राहिम नजीब के लिए पानी की बोतल छोड़ गया था, जो कि वो तालाब से भर कर लाया था। अब नजीब काफी परेशान होता है पर हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। नजीब चलते चलते काफी दूर आ जाता है और थक कर गिर जाता है। नजीब के पास बोतल में थोड़ा ही पानी बचा था, जिसको पीने के बाद वो फिर से हिम्मत करता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब और आगे चलने के बाद नजीब की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है और उसके हाथ से खाली बोतल गिरकर एक रोड पर आ जाती है और हम देखते हैं कि नजीब आखिरकार रोड तक पहुंच गया था और बिल्कुल रोड के किनारे पर आकर बेहोश हो गया था। अब रोड पर पहुंचकर नजीब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, जैसे कि उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। नजीब पहले तो ट्रक को रोककर मदद मांगने की कोशिश करता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता, मगर तभी वहाँ एक रोल्स रॉयस आकर उसके पास रुकती है, जिसके अंदर से एक अमीर शेख निकलकर नजीब को अपनी गाड़ी में बिठाता है। वो नजीब से बहुत ही अच्छे से बात करता है, उसे पानी भी पिलाता है और फिर उसे शहर तक ले जाता है। ये अमीर आदमी नजीब के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं होता और नजीब उस रेगिस्तान से निकलकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और ये फीलिंग वर्ड्स में बता पाना पॉसिबल नहीं होगा। अब शहर आकर नजीब आसपास भटकने लगता है और मल्लाबार होटल के बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है और वहाँ किस्मत से उसकी मुलाकात कुंजिका से होती है, जो कि इंडिया से था और सऊदी अरब में मल्लाबार के नाम से अपना होटल चला रहा था। यहाँ कुंजिका नजीब को नहलाने और बाल कटवाने के बाद उसकी फैमिली से बात करवाता है। नजीब 3 साल में पहली बार अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ अपनी वाइफ साइनू से बात करते हुए नजीब अपने बेटे नबील के रोने की आवाज सुनता है, जिसे नजीब ने देखा तक नहीं और अब वो यहाँ एक पल भी रुकने को तैयार नहीं। अब क्योंकि नजीब के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स यानी पासपोर्ट वीजा वगैरह कुछ भी नहीं था, जो कि ऑब्वियसली उसके कफील ने ले लिया था, इसलिए अब उसे आउट पास मिलने तक उसके ही जैसे लोगों के साथ जेल में रख दिया जाता है। जाने से पहले पुलिस स्टेशन में नजीब इब्राहिम कादरी की फोटो देखता है और इसके अलावा उसके बारे में वहाँ कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि जेल में सब लोगों को लाइन में खड़ा किया होता है, जहाँ कुछ कफील आकर इन सब लोगों में से अपने भागे हुए गुलामों को पहचानने के बाद उन्हें मार मार कर वापस अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर नजीब बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ये काफी नहीं होता कि तभी वहाँ नजीब का कफील भी आ जाता है और नजीब को पहचान कर मारने लगता है। पर यह सब सिर्फ नजीब का ख्याल होता है, क्योंकि वो काफी डरा हुआ होता है और आखिरी स्टेज पर यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। अब हम देखते हैं कि सच में उसका कफील उसके पास आता है और उसे कहता है कि तू भाग गया है, अगर मैं तेरा कफील होता तो तुझे घसीट कर वापस मसरा ले जाता। और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है कि वो नजीब का कफील था ही नहीं और नजीब तो किसी और की स्पॉन्सरशिप पर आया था
था, पर इस आदमी ने नजीब को किडनैप करके 3 साल गुलाम बनाए रखा और उस पर जुल्म करता रहा। ये सोचकर नजीब बहुत रोता है। अब नजीब आउट पास मिलने तक 3 महीने जेल में रहता है एंड फाइनली आउट पास मिलने के बाद नजीब अपने घर वापस चला जाता है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो इस मूवी की फीलिंग्स और इमोशन को लफ्जों में बयान कर पाना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये मूवी बिन्यामीन, जो कि एक नॉवेलिस्ट है, उनकी 2008 की एक मलयालम मूवी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी को बनने में 2008 से 2024 तक 16 साल लगे, इंक्लूडिंग इश्यूज लाइक प्रोडक्शन बजट एंड इवन कोविड-19। कुछ गल्फ कंट्रीज ने शूटिंग के लिए परमिशन नहीं दी तो मूवी जॉर्डन और अल्जीरिया के डेजर्ट्स में शूट की गई है और फ्लैशबैक वाले सीन केरला में शूट किए गए हैं। इस मूवी के लीड एक्टर पृथ्वीराज, जिनका वेट केरला वाले सीन में 98 केजी था, उन्होंने 31 केजी लॉस करके खुद को डेजर्ट वाले सीन के लिए रेडी किया था। इस मूवी की स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि इस मूवी का मकसद किसी रिलीजन, कंट्री या लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन देखा जाए तो यही डार्क रियलिटी है कि आज भी गल्फ के काफी सारे देशों में बेहतर नौकरी की तलाश में जाने वाले हजारों लोगों को अकामा और कफील के इसी सिस्टम के जरिए गुलामों की तरह रखा जाता है और उन पर क्या क्या जुल्म होते होंगे शायद हम कभी जान भी ना सके। पर इस एंगल को इस मूवी में काफी अच्छे से दिखाया गया है और इस मूवी ने काफी इम्पैक्ट भी क्रिएट किया है। जहां एक तरफ तो गल्फ कंट्रीज इसे प्रोपेगेंडा कहते हुए नेटफ्लिक्स को बैन करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस मूवी को सपोर्ट कर रहे हैं और सऊदी अरब में इस कफाला सिस्टम को चेंज या फिर बैन करने की भी बातें चल रही हैं। एनीवेज, वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इस मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।